नमस्कार दोस्तों, रोहित है। जो बिहार करंट अफेयर्स आपका चल रहा है उसका ये सीरीज़ नंबर 4 है। अगर आपने नहीं देखा तो आप 1 से 3 देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। इफ़ यू वांट अस टू मेक सम वीडियो ऑन एनी टॉपिक, फील फ्री टू कनेक्ट विथ अस ऑन दिस ईमेल आईडी। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिया है, क्योंकि जब हम आपसे बोलते हैं कि करहा पोखर ये सब नहीं पढ़ाएंगे तो आपको लगता होगा कि आप इन्फॉर्मेशन कम देते हैं। ये देखिए, CDPO के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, आप जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा कि हमने उसमें छठा धम्मा धर्मा कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताया था। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले उन्होंने सेट कर दिया था, तो ये 5वां धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस पूछे, वो अलग बात है कि वो पुराना पूछ दिया, पर क्वेश्चन इसी फ्लेवर पे चलता है। हमने आपको एक बार बताया था, जो करंट पढ़ा रहे थे तो नागीनक्टी डैम के बारे में बताया था। तो एक देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये समझ है कि नहीं कि नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाकी हम इसको फिर रिपीट कर देंगे। इसीलिए एक स्क्रीनशॉट डालें कि आपको एक फेयर आइडिया रहे, आप अपना समय करहा पोखर वगैरह में बर्बाद नहीं करें रटने में। कौन रोड पटना में उद्घाटन हुआ, इस पर अपना समय मत दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो अखबार में आते रहेंगे और BPSC इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेट अस स्टार्ट। क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा कि कॉन्फ्रेंस का बात हुआ, तो बिहार में 2-3 कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 2-3 अच्छे विश्वविद्यालय हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो ये है धर्मा धम्मा ट्रेडिशंस इन बिल्डिंग द पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर। ये कहाँ हुआ है? ये छठा धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ पे छठा धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ है? नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ है। इसका उद्घाटन कौन किया है? उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया था। कब हुआ? 7 से 9 नवंबर। डेट भी कभी जभी पूछ ले रहा है, देख नहीं रहे हैं, आजकल उसका नया नौटंकी चला है। 7 से 9 नवंबर 2021 में हुआ है। थीम क्या है? ये इसका थीम है, डू हैव अ लुक, डू रिमेंबर दिस, हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि 5वां धम्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? 5वां धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस राजगीर में हुआ था। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहला धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। तो पहला धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है 2012 में हुआ और सांची यूनिवर्सिटी में हुआ। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। तो अपना जो बोधगया में यूनिवर्सिटी है, IIM बोधगया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया, ये भी पीछे नहीं है। बिकॉज दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो हैं ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने बच्चों को भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करवाते हैं और इंटरनेशनल पेपर का प्रकाशन करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो IIM बेंगलोर इन द कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज, डू हैव अ लुक उतना क्लियर नहीं है, in the association with the University of the Cambridge is doing an online conference, ठीक है, on what topic? On the topic of the sustainable development। ऑनलाइन होने वाला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल गोल्स, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, सो हैव अ लुक ऑन दिस। अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है कहाँ पे है? गया में है। बोलता है कि हम भी कुछ कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर ये सब कर रहा है तो हम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ बिहार जो है जापान का क्योटो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किस चीज़ की बात करता है? ये बोल रहा है कि हम लोग जो कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम लोग जो रिसर्च करेंगे ऑन द इशू रिलेटेड टू द फर्टिलिटी। थोड़ा पूरा लिखेंगे, है ना, क्योंकि लोगों की ज़रूरत पड़ रही है PDF की। ठीक है, ऑन द इशू रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ बर्ड्स के फर्टिलिटी के संबंधित ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ बिहार गया। अब चूंकि बर्ड्स की बात आ गई तो बिहार में कुछ बर्ड्स को लेकर चीज़ भी हुआ है और कुछ लोगों का शिकायत है हमसे। जैसे सबसे बड़ा शिकायत मेरे खिलाफ है अमरेश भाई का। अमरेश भाई कटिहार के हैं और बोलते हैं कि आपका वीडियो बहुत बेस्ट होता है, उसमें सीमांचल को तवज्जो नहीं मिलता है। आप उसमें केवल बताएंगे गुल्लूदा के बारे में, लंथभंत के बारे में बताएंगे, हम लोग का गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं बताते हैं। तो आज उनका शिकायत दूर कर देंगे। यूजुअली हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ लैंड करेंगे, तो बोलते हैं बागडोगरा। हम बोलते हैं हम बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं अमरेश भाई, अगला बार जब एयरपोर्ट ऑफ बिहार पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम बागडोगरा मार्क कर देंगे कटिहार में। बोलते नहीं कटिहार में नहीं है, वो तो वेस्ट बंगाल में है। तो हम बोलते हैं कि फिर आप लोग चले जाइए वेस्ट बंगाल में, हम लोग तो गया में उतरते हैं, अब क्या ही कहा जाए। चलिए सीमांचल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बर्ड सेंसस जो है बिहार में पहली बार हुआ है, कौन सा? पर्यावरण मंत्रालय। अभी पर्यावरण मंत्री बहुत शानदार आदमी हैं, मतलब पर्यावरण मंत्री गजब, मतलब बिहार का सबसे कैपेबल आदमी अभी जो है बिहार का पर्यावरण मंत्री हैं। तेजस्वी यादव तो डिप्टी हैं, उनके बड़े भाई जो तेज प्रताप यादव हैं, जो राधा, उनका बहुत एक अनोखा किस्सा है कि वो राधा और के जी के बहुत बड़े भक्त हैं।
तो रात में वो घाघरा और चुनरी पहन के वो राधा बन जाते हैं और दिन में कृष्ण रहते हैं, मतलब धार्मिक टाइप के आदमी हैं। तो बर्ड सेंसस बिहार जो है पर्यावरण मंत्रालय ने पहली बार जारी किया है। किसके साथ जारी किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने, बहुत बड़ा संस्थान है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंस्टीट्यूट जो है उसके साथ मिलकर किया है जारी इसको। पर इन सारी चीज़ को मॉनिटर कौन किया है? इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो सबसे रिनाउंड एनजीओ है, जो लंदन बेस्ड एनजीओ है, जिसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उसने मॉनिटर किया है। तो इससे मॉनिटर करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि इनके पास एक्सपर्टीज़ है, दूसरी बात है कि इनके पास टूल्स है, और इनका साथ में आने पे आपका रिपोर्ट बहुत ही क्रेडिबल हो जाता है। तो इट हैज़ बीन मॉनिटर्ड बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, अ लंदन बेस्ड एनजीओ। व्हाट आर द की टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस बर्ड सेंसस? कितने रिजर्वायर को हमने किया? 68 रिजर्वायर का निरीक्षण हमने किया। सीमांचल बहुत अच्छा किया है। 68 रिजर्वायर का निरीक्षण करने में हम लोग पाए कि 202 स्पीसीज ऑफ बर्ड प्रेजेंट हैं इन बिहार। उसमें कितने टोटल बर्ड हैं? 45,173 बर्ड पाए गए। कितने प्रकार के हैं? 202 प्रकार के हैं। ठीक है, की अवे पॉइंट्स क्या हैं? आपको पता है, हमने पहले आपको बताया है कि गोगाबिल झील कहाँ है? कटिहार, बिहार का मान और कटिहार का सम्मान, कटिहार में है गोगाबिल झील। कंवरताल लेक कहाँ है? बेगूसराय में है, जिसको कांवर लेक कहते हैं। वी हैड एनफ डिस्कशन ऑन दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डेल्व अवे इन दैट। तो सबसे ज़्यादा बर्ड कहाँ पाए गए? गोगाबिल में पाए गए। 2 नंबर पे इंद्रपुरी बराज में पाए गए। 3 नंबर पे नागी और नकटी में पाए गए। नागी और नकटी अगर आप देखेंगे तो नागी नकटी कहाँ है? नागी नकटी डैम है। नागी और नकटी जो है जमुई जिला में है, 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और नागी नकटी डैम को अगर आप टोटल देखें तो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है नागी नकटी डैम। आज चूंकि डैम है तो आर्टिफिशियल है, इंद्रपुरी बराज है तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि आप जो है उसको मैनमेड स्ट्रक्चर्स है ना वो। हम लोग जब बच्चा थे औरंगाबाद में, तो हम लोग के बगल में है, 20 किलोमीटर दूर है डिहरी ऑनसोन, तो हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे इंद्रपुरी बराज पे। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि हम इंद्रपुरी से पिकनिक मना के आए हैं, है ना। तो नागी नकटी डैम, अगर आपका कुछ लोग डेटा के लिए मरेगा, तो जो डेटा प्राणी है जो डेटा के लिए मर जाएगा वो तो बोलेगा कि आप अच्छा से पढ़ाए नहीं। गोगाबिल में भाई 4973 पाए गए, इंद्रपुरी में 2641 पाए गए। अब बाकी हिम्मत देने का नहीं है भाई, हम नहीं रटते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। गोगाबिल लेक 1 नंबर पर। सबसे खराब स्थिति में कौन है? अपना साउथ बिहार, मगध वाला जो बेल्ट है वहाँ पर स्थिति बर्ड्स की बहुत ख़राब है, ये रिपोर्ट पाया गया है। 2-3 चीज़ और आपको यहाँ पर, चूँकि अब बात हो गई है तो बता दें, है ना, पहले बता चुके हैं, कैन बी अ रिपीटेशन। 1958 में कंप्लीट किया गया नागी डैम को, और 1980 में कंप्लीट किया गया नकटी डैम को। वी हैड एनफ डिस्कशन ऑन द इंद्रपुरी बराज। तो फिर भी इंद्रपुरी बराज के बारे में आपको बता दें कि इंद्रपुरी जो डैम है, इंद्रपुरी डैम किस नदी पर है? सोन नदी पर है। सोन गंगा में कहाँ जाकर मिलती है? पटना में मनेरुनेर के आसपास जाकर मिलती है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको ज्योग्राफी वाले में हमने सारा बता रखा है। इंद्रपुरी डैम का काम कब स्टार्ट किया गया? 1960 में। कंप्लीट कब किया गया इंद्रपुरी डैम का काम? 1968 में। बताना जरूरी है कि इंद्रपुरी डैम जो है विश्व का 4th लार्जेस्ट डैम है, 4th लॉन्गेस्ट डैम है, जिसकी लंबाई 1407 मीटर है। तो इट कैन बी अ क्वेश्चन, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द इंद्रपुरी डैम, गो टू द लेक्चर्स। प्लेसेज इन द न्यूज़, ये वो प्लेसेज न्यूज़ में हैं, बाकी प्लेस मत रटिए, कोई काम का नहीं है। बहुत आपके जो मैगजीन्स वगैरह में दिए रहते हैं, कोई काम का नहीं है। ये सारा डेटा जो इंपॉर्टेंट है दोस्त, इससे क्वेश्चन फंस जाएगा। IPRD के हम साइट से ले रहे हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। मत ज़्यादा परेशान रहने का कोशिश करिए। इनपुट टू द आउटपुट रेशियो विल बी वेरी मिगर and it can cost you many things. It can cost you your investment in the static portion. Focus on the static portion, my friends. Places in the news क्या क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी का एक विजिट हुआ है बक्सर जिला में। बक्सर में चूंकि विजिट हुआ है, कहाँ पर विजिट हुआ मुख्यमंत्री जी का? चैत्रवन में विजिट हुआ। चैत्रवन क्यों फेमस है? चैत्रवन इज एन आश्रम ऑफ विश्वामित्र। विश्वामित्र का आश्रम है, और विश्वामित्र क्या हैं? भगवान राम के गुरु हैं, है ना। तो विश्वामित्र का आश्रम है और विश्वामित्र जो हैं भगवान राम के हैं। और यहीं पर बताना जरूरी है कि बक्सर में ही
बिहारी जी का मंदिर है और बिहारी जी के मंदिर में ही पहली बार 5 साल में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक मुसलमान हिंदू के सबसे बड़े डेटी के सामने आकर अपना पहला परफॉर्मेंस देता है। यही हमारी तहजीब है, यही गंगा जमुना तहजीब है और यही हमारा कल्चर है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, एक सिख अच्छा सिख हो और हम लोग साथ में रहे। यही हम लोग का कल्चर है और यही होना भी चाहिए। दोस्तों 2-3 चीज़ और यहाँ पर रहा आपका वैशाली। वैशाली को अगर आप देखें तो वैशाली न्यूज़ में भी रहा है। वैशाली में पहले आप हमको ये बता दीजिए, अच्छा सॉरी थोड़ा सा इसको सुंदर बना देते हैं। वैशाली न्यूज़ में रहा है। वैशाली में आप बताइए कि वैशाली में हमने आपको पहले एंशिएंट हिस्ट्री में बताया है कि यहाँ पर एक कोल्हुआ पिलर है। कोल्हुआ पिलर का निर्माण कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, अशोक करते हैं, बिंबिसार करते हैं। कौन करते हैं? ये जो है अशोक करते हैं। वैशाली न्यूज़ में क्यों रहा है? यहाँ पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण हुआ है। वैशाली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप जरूर रखेंगे। क्योंकि प्लेसेज इन न्यूज़ की बात हो रही है तो मेरा एक और ध्यान में आप रख लीजिए जो प्लेसेज इन न्यूज़ में रहा वो रहा नवादा। नवादा को अगर आप देखेंगे तो नवादा इसलिए बहुत न्यूज़ में रहा है कि नवादा में एक जगह है। नवादा में उस जगह का नाम है सिख द्वारा आश्रम, गांव है कावाकोल नवादा में। ये क्यों है इम्पोर्टेंट? इस आश्रम का निर्माण 1952 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। और जब जेपी हजारीबाग जेल से फरार होते हैं, जो कि हमने आपको बता रखा है, प्लीज़ जो नए लोग हैं विथ अ फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट मिस दैट जेपी वाला चैप्टर, डोंट मिस पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पर बताया गया है। यार बड़ा दुख होगा हमको भी और आपको भी कि इतना अच्छा कंटेंट रहने के बाद अगर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे ताकि आप वीडियो नहीं देख पाए तो बहुत पेनफुल होगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का 20 लेक्चर में आप 20-20 मिनट का लेक्चर होगा, सब बताया हुआ है, कर लीजिएगा। जेपी जरूर कर लीजिएगा। तो जब हजारीबाग से जेपी भागते हैं तो भागते हुए जेपी नवादा पहुंचते हैं और इसी नवादा में एक चट्टान है, इसी गांव में शेखोद्वारा गांव में इस चट्टान के पीछे जेपी छिपते हैं। तो वो हम लोग के लिए एक इतिहास है कि जेपी यहाँ पर आकर छुपते हैं और जो शेखोदेवरा गांव है इसको मॉडल गांव के रूप में जेपी मनाते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि मोविस्ट वाला जो हम लोग वाला जो बेल्ट है औरंगाबाद वगैरह वहाँ पे झारखंड से टच करता है, तो मोविस्ट अफेक्टेड एरिया है। तो मोविस्ट अफेक्टेड एरिया है पर गजब ही सुंदर है, गजब प्रकृति की गोद में है ये गाँव और यहीं पर जेपी बहुत समय बिताते हैं। कैन बी अ क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका हम जीर्णोद्धार करेंगे और इसमें पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, पूछा जा सकता है। प्लेस जो न्यूज़ में रहा था हमने आपको बताना उचित समझा क्योंकि ये सब प्लेस न्यूज़ में रहे हैं। एक और न्यूज़ में जो रहा वो रहा बिहार इन्वेस्टर समिट हुआ। बिहार इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छा काम कर रहे थे सैयद शाहनवाज हुसैन। तो बिहार इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ? देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। उद्घाटन कौन किए? उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद जी किए और सैयद शाहनवाज हुसैन किए। हम लोग का दुर्भाग्य है कि अभी तो महासेठ करके कोई हैं वो बने हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर, अब तो उनको देखना होगा कि कैसा काम करते हैं। पर यह बिहार का दुर्भाग्य है कि कितना डायनेमिक आदमी इंडस्ट्री मिनिस्टर बना था सैयद शाहनवाज हुसैन। आप किसी भी आइडियोलॉजी के हैं, आपको मुबारक, राइट विंग लेफ्ट विंग जो भी हों, पर जो अच्छा है उसको अच्छा तो हम बोलेंगे। तो सैयद शाहनवाज हुसैन का इस तरह का काम था कि मत कहिए, लग रहा था कि कोई बिहार में मंत्री है जो मिशन मोड पर है, पर हम लोग का दुर्भाग्य है ना। अब महासेठ साहब क्या करते हैं वो देखिए। तो बिहार इन्वेस्टर समिट का दिल्ली में बैठक हुई थी जिसका ताराकिशोर प्रसाद और सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्घाटन किया था। इतना न्यूज़ में रहा, बाकी एक और वीडियो लाएंगे तो उसमें सारा चीज़ आपका हम कवर करा देंगे। कुछ एप्लीकेशंस न्यूज़ में रहे हैं दोस्त, तो एप्लीकेशन न्यूज़ में रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कर लिया जाए क्योंकि पूछता है एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहा है वो है चक्र ऐप। चक्र ऐप बहुत सक्सेसफुल भी रहा। इसलिए चक्र ऐप सक्सेसफुल रहा क्योंकि चक्र ऐप के तहत जितने बड़े बड़े बिहार के गुंडे हैं, माफिया हैं, ज़मीन अधिग्रहण करने वाले हैं, तो ये पुलिस जो है उनका डिटेल इसमें फीड कर दिया है। आप जैसे थाना में पकड़ाए, पुलिस आपका फ़ोटो खींचा और ऑलरेडी ऐप में जैसे अपलोड किया। अगर मानते हैं कि आप सीरियल लूटर हैं, किलर हैं, गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी टैक्स मानते हैं कि ये रोहित का चेहरा उसमें फीड किया हुआ है, जैसे आप फोटो करके डालेंगे, अगर मानते हैं कि 50% भी मैच हो गया वो पकड़ लेगा और फट से बता देगा कि ये तो बहुत बड़ा सीरियल किलर है, गुंडा है। तो चक्र ऐप
पुलिस का है, बहुत पुलिस को हेल्प दे रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस के लिए है चक्र ऐप। एक ऐप बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डेवलपमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डेवलपमेंट के भी एक डायनेमिक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है संजय झा, और संजय झा जी जो हैं नीतीश बाबू के बड़े करीबी हैं, और इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो अभी उलटफेर हुआ जिसमें कहा गया कि 6 करोड़ रुपया ऑफर किया गया, ये किया गया, वो किया गया, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको भी अप्रोच किया गया था कि आप पार्टी बदलिए, आपको और बड़ा मंत्रालय देंगे। नीतीश बाबू के पेटेंट आदमी हैं, तो नीतीश बाबू को बता देते हैं। संजय झा वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ा विभाग है, पर ये काबिल आदमी हैं। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का नाम है डी फॉर डेडिकेटेड रिपोर्टिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग, डेडिकेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल ट्रैक एंड टू हैंडल ट्रैक इंस्पेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि इस ऐप के तहत अगर बिहार वाटर रिसोर्स मंत्री में आपको पता ही है कि मानते हैं कोई नहर का निर्माण हुआ है, तो ये अगर मानते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट है तो उसको डिवीज़न कर दिया जाता है कि अगर आप 20% प्रोजेक्ट करेंगे तो हम जितना पैसा है उसका 20 करोड़ रुपया रिलीज़ करेंगे। आप 50% प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो 50 करोड़ रुपया रिलीज़ करेंगे। तो होता क्या है कि एक ठेकेदार के पास दो ठेका ले लेता है, पैसा है नहीं और दो ठेका लिया हुआ है, तो इस काम को दिखा देगा कि हम 75% कंप्लीट कर दिए हैं, तो 75% पैसा निकाल लेता है और काम कंप्लीट करता है 10% 20%, और उस पैसा को डाइवर्ट करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता है। तो प्रोजेक्ट ओवरऑल क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो बिहार सरकार किया है कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसको आंकने के लिए कौन जाते हैं, अभियंता महोदय जानते हैं। अभियंता महोदय को घूस खिला देता है और वो बोल देता है कि ठीक है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दृष्टि ऐप के तहत आपको फोटो लेना पड़ेगा, उसमें सारा फीड किया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है। जैसे आप फीड करेंगे आपका पैसा आपके पास चला जाएगा। घटिया काम कर रहे हैं उसका भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये सिस्टम को ऑनलाइन कर देने से बहुत ही एक अच्छा सशक्त माध्यम से आप बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत एफिशिएंट तरीके से बिहार का जो है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करेगा। महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कर लीजिएगा। फिलो ऐप एक न्यूज़ में रहा। फिलो ऐप बिहार सरकार का भी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय के तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर विजय चौधरी, आपको पता होना चाहिए कि विजय चौधरी बहुत काबिल आदमी हैं, नीतीश बाबू के पेटेंट आदमी हैं और बहुत काबिल आदमी हैं। इसलिए काबिल आदमी हैं क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं। ये बैंक के ऑफिसर रहे हैं, रीजनल मैनेजर के पद से थे, रिजाइन करके फिर राजनीति में आते हैं। तो इज़ अ वेरी डायनेमिक पर्सन मेरे हिसाब से। तो फिलो ऐप लेकर आते हैं। फिलो ऐप के तहत क्या होता है कि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास का अगर कोई बच्चा है, मानते हैं कि RS अग्रवाल का कोई किताब पढ़ रहा है या NCERT 9 का मैथ पढ़ रहा है, उसको क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का फटाक से मोबाइल से फोटो खींचा और क्वेश्चन नंबर 3 को फिलो ऐप में अपडेट कर दिया। जैसे फिलो ऐप में अपडेट करेगा, फिलो ऐप में उसका सॉल्यूशन रेडी बना हुआ है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। 60 सेकंड के अंदर उसके मोबाइल पे सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ पहुंच जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, उनको ट्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में आप स्थिति जान रहे हैं बहुत ख़राब है। हिट ऐप पटना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत हिट ऐप हुआ था, होम आइसोलेशन, ठीक है, कोविड के समय जो होम आइसोलेशन वाला मामला हुआ है उसके लिए हुआ है। आपको यह बताना जरूरी है कि बिहार में स्टार्टअप का एक हब बनते जा रहा है बिहार। अगले वीडियो में आपको बताएंगे स्टार्टअप का कैसे डायनेमिक्स है, स्टार्टअप का क्या आर्किटेक्चर है। तो आज हम थोड़े थके हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आप बेयर करिएगा, थोड़े हम थके हुए हैं आज। तो फ्रॉग वॉक जो है एक ऐप है, एक बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं, उनका नाम है निर्मल देव, उन्होंने बनाया है। ये कोविड के समय बनाया गया। इसके तहत बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, टेक्निकल पर्सन है। इनके तहत क्या है कि अगर मानते हैं कि खगड़िया में कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई बिजली का मिस्त्री है, इस फ्रॉगवैप जो अर्बन क्लैप वाला जो सिस्टम है वही अर्बन क्लैप सिस्टम एट द लोकल लेवल है, आकर यहाँ पर रजिस्टर कर देगा। अगर आप खगड़िया के रहने वाले हैं, आपको एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, चुपचाप यहाँ से ऑर्डर करिए, डायरेक्ट कनेक्शन होगा और फ्रॉग वॉक ऐप के तहत आपके पास सीधा वो आदमी पहुँच जाएगा। इट इज़ मोर और लेस लाइक अ अर्बन क्लैप सिस्टम, जहाँ पे स्किल्ड पर्सन और कस्टमर के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम किया जाएगा। निर्मल देव खगड़िया के हैं। जो सबसे एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण है, हम पहले भी बता चुके हैं, उसका नाम है बिहान ऐप। बिहान ऐप जो है बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, एग्रीकल्चर विभाग का है बिहान ऐप। बिहान ऐप में अगर आप देखेंगे तो बिहान ऐप जो है किस के साथ है, बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो उसमें का बिल एंड मेलिंडा गेट्स का है।
बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन के तहत से बना हुआ है बिहान ऐप, और बिहान ऐप महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए थोड़ा सा रोड के बारे में देख लिया जाए कि रोड के बारे में इसलिए न्यूज़ रहा है कि बिहार में जो मैक्सिमम रोड का निर्माण होता है, हम लोग मैक्सिमम जो पैसा लेते हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा उठाते हैं। पर एक रोड है NH82। NH82 कौन सा रोड है? ये बुद्धिज़्म जो सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, उसका पार्ट है जो गया से मोकामा चलता है। तो गया से मोकामा वाला जो बेल्ट है, इसका 4 लेनिंग की बात चली, और 4 लेनिंग के बाद के साथ साथ इसका चौड़ीकरण का भी बात चलता है। तो NH82 के लिए हम लोग जो पैसा अमूमन ADB से उठाते हैं, पर यहाँ पर जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जिक्का से पैसा उठाए हैं तकरीबन 2000 करोड़, अगर आपसे एग्जैक्ट आपको पता रहे तो 2138 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया उठाए हैं। तो इससे रोड का चौड़ीकरण भी हो रहा है और रोड का 4 लेनिंग भी हो रहा है। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है? नेशनल हाईवे 31 है, 32 है, 33 है कि 34 है? ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बिहार का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अब देखिए क्या होता है कि अगर चूंकि रोड की बात आ गई तो इकोनॉमिक सर्वे का आपको हम कुछ डेटा दे देते हैं। तो आपको पहले बता चुके हैं सबसे बिहार का रोड डेंसिटी कितना है? 3086 पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर रोड डेंसिटी में बोले तो बिहार का स्थान 3रे नंबर पर है। अगर रोड लेंथ की बात आपसे करता है तो बिहार का स्थान 8वें नंबर पर है रोड लेंथ में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़्यादा दिमाग लेकर बर्बाद अपने आप को नहीं करना है। अब जो और एक संस्थान बहुत न्यूज़ में है, वो संस्थान इसलिए था क्योंकि इसके दीक्षांत समारोह में फग्गू चौहान जी पहुंचते हैं, और यह संस्थान जो है बिहार का वन ऑफ द बेस्ट संस्थान है, जिसका नाम है बिहार वेटेनरी कॉलेज। बिहार वेटेनरी कॉलेज जो है कब बनता है? 1927 में बनता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन इसकी नींव रखते हैं या कौन इसकी स्थापना करते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है हेनरी व्हीलर। इसके दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री जी और फग्गू चौहान जी जाते हैं। अब जो बिहार वेटेनरी कॉलेज है कहाँ पर है? पटना में है। बिहार वेटेनरी कॉलेज पटना। बिहार वेटेनरी कॉलेज हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी अब पटना में है, और बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी 2016 एक्ट के तहत बना हुआ है, उसी के तहत ये पार्ट बन गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि बिहार वेटेनरी कॉलेज कहाँ पर है, तो आपके लिए सहूलियत रहना चाहिए। ये जो फोटो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन है जो होने वाला है। ये भी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए कि जो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है इसको जब सुंदर बनाने का प्रावधान किया गया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे 400 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है। फाइनल कर दिया गया है कि हम 400 रुपया खर्चा करेंगे। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जो है किस डिवीज़न में आता है? सोनपुर डिवीज़न ऑफ द ईस्ट ECR के तहत आता है। ईस्ट रेलवे जो है ईस्टर्न रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है। पर जो चंपारण वाले लोग हो रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये बताइए भाई हमारा चंपारण क्यों नहीं आया, मोतिहारी क्यों नहीं आ गया? भाई तुम लोग बिना टिकट के चलते हो, है ना? सब पश्चिम चंपारण, ईस्ट चंपारण बिना टिकट का चलेगा। मुजफ्फरपुर में एक दिन में रेलवे को 19 लाख रुपए की आमदनी होती है। चूँकि एक दिन में 19 लाख की आमदनी है तो ऑब्वियसली बात है कि मुजफ्फरपुर को वो चमकाएगा, आपका नहीं चमकाएगा, क्योंकि बिना टिकट के आप लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग को जाना होता है तो हम लोग गया एयरपोर्ट को प्रीफर करते हैं पटना एयरपोर्ट से। पर अभी ये बात हुआ कि गया एयरपोर्ट का नाम बदला जाए। आपको तो पता ही है कि नाम बदलने का पूरा एक लड़ाई चल रहा है कि कौन क्या किसका नाम बदल दे। नाम तो बदलना चाहिए, पर जिसका नाम बदलना चाहिए उसका इन लोग नाम बदलते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि गया एयरपोर्ट का अगर आप कोड डालेंगे ना तो गया एयरपोर्ट का कोड हो जाता है GAY, गे। और हम भी जब तक अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे, एकदम अखंड लेवल के गंवार थे, तो अब जो हिंदू हृदय सम्राट है वो सब बोलता है कि ये गे क्या होता है, इतना पवित्र जगह का कोड गे होगा, इसका नाम बदलिए। और इन लोग म्यूनिसिपैलिटी से पास करा के बोला कि गया एक रिस्पेक्टेड जगह है, गया का नाम गया जी होना चाहिए, ये गे कोड हो जा रहा है आपका। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ये बोलता है ठीक है आपको नाम क्यों बदलने की ज़रूरत है, गया का जो है कोड हम बदल के कर देते हैं यज्ञ। अब तो पवित्र हो गया, पर जब तक हम भी गंवार थे भाई लोग, हम भी यही सोचते थे कि जो गे वे है इस सबको पीटना चाहिए। पर अब लगता है थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा बहुत जानकारी पढ़े लिखे तो हमको लगता है कि इन लोग भी आदमी है, गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, इसको भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इन लोग ऑलरेडी बेचारा बहुत डरा रहता है। जब तक आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है तब तक इन लोग को छोड़ दीजिए। आपको ज़बरदस्ती कर तो मारी पीटिए भाई। अगर आपका टेस्ट नहीं है आपको ज़बरदस्ती बोल रहा है ये सब,
है ना। इसे बदमाशी भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, पर अगर आप अपने में लोग सहमति के साथ करें तो हम लोग को क्या दिक्कत है। तो ये प्रावधान है, तो ये जो प्रावधान है स्टेट को भी भेजा गया है और केंद्र को भी भेजा गया है कि गया को रिस्पेक्ट दे दिया जाए, गया जी कर दिया जाए। अब आप लोग स्कीम्स के लिए मर रहे हैं, पर स्कीम्स हम इसलिए लेना नहीं आना चाहते थे क्योंकि स्कीम्स बड़ा बोरिंग चीज़ है, पर क्या करें, बोरिंग चीज़ है पर करना ज़रूरी है ना आप लोग के लिए। पहला है मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्कीम योजना। मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्कीम योजना के तहत क्या किया गया है, एक सेकेंड, उसके तहत क्या किया गया है। मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्कीम योजना के तहत मुख्यमंत्री ये डिसाइड किया गया है कि ब्रेडा इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ब्रेडा इसको इम्प्लीमेंट करेगा। क्या करेगा ब्रेडा, आप अभी एक पायलट लेवल पे प्रोजेक्ट चल रहा है। पायलट लेवल का मतलब है कि हर डिस्ट्रिक्ट का, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट का एक पंचायत में हम लोग जो सोलर लाइट के तहत वहाँ पर हम प्रकाश देंगे। एक पंचायत हर जिला में सोलर लाइट योजना के तहत हम लोग उसमें लाइट की सुविधा देंगे, जो बिजली सिस्टम को हटाकर एक रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे। इतना ही है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा एक स्कीम है भारत सरकार का निपुण योजना। भारत सरकार का स्कीम है पर बिहार सरकार भी इसको इक्वली इंप्लीमेंट कर रही है, निपुण योजना। निपुण आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि किस विभाग का स्कीम है, तो आपको निपुण देखकर आप टिक कर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स, है ना। अगर ऑप्शन में दे दे कि निपुण योजना इज एसोसिएटेड विथ विच डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ कुछ भी सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, तो निपुण नाम के चलते आप धोखा खा सकते हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर लिए। निपुण योजना जो है ये प्राइमरी एजुकेशन का योजना है, और प्राइमरी एजुकेशन में भी क्या 1 से 3 क्लास के बच्चों के लिए योजना है। क्या इसके तहत किया जाएगा निपुण योजना के तहत, इसके तहत बच्चा को आप देखिएगा कि उसको हम लोग के स्कूल का जो गांव देहात का बच्चा है उसको एडिशन नहीं पता है, सब्ट्रैक्शन नहीं पता है, जो शब्दों का परख भी नहीं है कि क क्या होता है, ख क्या होता है। तो इसको युद्ध स्तर लेवल पर जुलाई महीना से बिहार सरकार डिसाइड की कि जून महीना से डिसाइड की कि हम लोग हर सरकारी स्कूल के 1 से 3 बच्चा को कम से कम इतना तो कर दें, इतना तो उसको निपुण कर दें कि जोड़ उसको समझ में आ जाए, घटाव समझ में आ जाए। अब जो बहुत, ये बताओ 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होता है। हम गांव में जाते थे तो हमारे चाचा वाचा यही सब पूछते थे कि बताओ इतना पढ़ के आया है औरंगाबाद से, 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होता है, और हम भी टपाक से बोलते थे 2 2 4, 4 भागा 2, 2 हो गया, है ना। अब लातम जुत्तम स्टार्ट यही पढ़ता है। कुछ बुडमास रूल भी होता है, बहुत लोग इसमें मारेगा 2, हमारे कैटेगरी वाला बहुत भाई लोग है ना। अब देखिए निपुण योजना हो गया। अब जो स्कीम है क्या बताइए, आदमी के हम दीवाना रहे हैं, मतलब बहुत बिहार के लिए काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। तो एक जो उद्यमी योजना है ये सब के लिए वैलिड है। उद्यमी योजना याद देखिएगा, उद्यमी योजना है तो अगर उद्यम लगाना है, कुछ उद्यम क्या लगाना होगा, तो ये पुराना उद्यम के लिए नहीं है, नया उद्यम के लिए ये स्कीम है। मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी आपका मानते हैं कोई मशीनरी का प्लांट है आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, नहीं, नया उद्यम आपको लगाना पड़ेगा, तब इस योजना का आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों, जब आप नया उद्यम लगाते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, है ना। नए लोग को हायर करेंगे, नया ज़मीन का पैसा देंगे, बहुत तरह का उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं। तो क्या इसका टारगेट है, हम इसके तहत 10 लाख रुपया आपको देंगे। बिहार सरकार कहती है बहुत ही शानदार योजना है। इस 10 लाख रुपया में सरकार क्या क्या कैसे देगी, इस 10 लाख योजना में आपको 50% सब्सिडी देगी, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। 5 लाख मैक्सिमम, 50% का आपको सब्सिडी देगी। पर कितना दे रहा है, 10 लाख लोन। मानते हैं कि एक आदमी को 5 लाख डायरेक्ट सब्सिडी दे दिया, पर और जो 5 लाख रुपया लोन लिया है उसका क्या होगा, उसके लिए बिहार सरकार कहती है कि आप उद्यम लगाइए और हमको ये जो पैसा है 1% सूद पर 7 साल के अंदर लौटा दीजिएगा। क्या स्कीम है यार। अगर आप ऐसे लोन लेने जाइएगा मार्केट में तो मिनिमम 10 से 11% पर बैंक लोन देती है। इस योजना के तहत लीजिएगा तो बिहार सरकार कह रही है कि तुम मात्र 1% सूद देना। उसमें भी मानते हैं अगर 10 लाख रुपया तुम निवेश किए हो तो 50% तो तुम ले लो सब्सिडी के रूप में, और 50% जो है 1% सूद पर 7 साल में लौटाते रहना। फिर भी अगर उद्यम नहीं लगा रहे हो तो आपको बेरोजगारी एंजॉय करना है और कुछ नहीं है। और क्या क्या आपका होना चाहिए, बिहार के निवासी रहिएगा, कम से कम 10वां 12वां पास रहिए, पॉलिटेक्निक रहिएगा, तब सरकार देगी। दूसरी बात 18 साल से 50 साल आयु के बीच में रहिएगा। यही सब स्कीम्स है, इसके बारे में नहीं हम लोग के लिए ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1% ब्याज सहित ऋण 50% ये वाला रहेगा।
आपको बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो हमने उसमें पूरा बता रखा है कि लेदर पॉलिसी कब आता है 2022, इथेनॉल पॉलिसी क्या आता है, ऑक्सीजन पॉलिसी क्या आता है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या आता है। इन सब चीज़ों को करिएगा, नहीं तो धोखा हो सकता है। अब अंतिम स्कीम है, बाकी जो स्कीम्स हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे और ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आदेश दिया गया है कि 30 मिनट के अंदर आप वीडियो ख़त्म कर दीजिएगा। अब अगला स्कीम जो है वो है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना। इस मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत देखिएगा तो अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन, ठीक है, इन लोग को आप देते हैं। इसके तहत क्या है, आप अल्पसंख्यक रोजगार के लिए यूज देंगे। उसमें क्या दे रहे थे? उद्यम के लिए दे रहे थे। उद्यम बड़ा चीज़ है। जब उद्यम के लिए दे रहे थे तो सरकार 10 लाख का ऋण दे रही थी। रोजगार के लिए सरकार कहती है कि रोजगार तो कुछ भी छोटा मोटा चीज़ हो सकता है, 5 लाख का दे रही है सरकार ऋण। और क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो फैमिली इनकम होना चाहिए वो लेस देन 4 लाख होना चाहिए और आप इस समुदाय से बिलोंग करने चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि आप दे तो देंगे 5 लाख रुपया, पर इनको सूद क्या देना होगा? मात्र 5% पे सूद आपको देना होगा। आपके जहन में पहला, अगर आप होशियार आदमी हैं तो जहन में आना चाहिए कि ये बताइए कि उद्यम वाला में 1% पे सरकार सूद दे रही है और इन लोगों को 5% पे क्यों दे रही है? कॉमन सेंस ये कहता है, वो अलग बात है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट दैट कॉमन। कॉमन सेंस ये कहता है रोजगार तो आप कुछ भी कर सकते हैं, रोजगार में तो आप फॉर्चून का दुकान लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर जब आप उद्यम लगाते हैं तो उद्यम का मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में ज़्यादा होता है। उद्यम में आप रोजगार ज़्यादा देते हैं। उद्यम जब आप लगाते हैं तो कोई उद्योग लगाते हैं, उद्यम में सरकार का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ती है। सरकार चाहती है कि आप उद्यम लगाएं, इसीलिए जो केंद्र की सरकार भी होती है वो एफडीआई पर फोकस करती है, क्योंकि जब निवेश पैसा आएगा तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होता है। रोजगार तो छोटा चीज़ है, कुछ भी आप रोजगार कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होता है। सरकार 5% का सूद पर आपको लोन देगी, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5 लाख, ठीक है, मैक्सिमम लोन देगी 5 लाख के लिए। और कुछ ले ले क्या? इतना काफ़ी है दोस्त, बाकी अगला में ले लेंगे, हम भी आज थके हुए हैं। तो 30 मिनट का वीडियो भी हो गया है। साइनिंग ऑफ, रोहित।